आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेलियर बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री का लेक्चर। आज हम लोग इस 6वें वीडियो में मिश्रण के गुणधर्म और साथ में यौगिक मिश्रण में अंतर, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा ये आपके लिए, चूँकि एग्ज़ाम में मिश्रण और यौगिक से संबंधित 1-2 प्रश्न आपसे पूछ ही लेता है। सो आप लोग अच्छे से वीडियो को पढ़ के इसका नोट्स बना लें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यौगिक तत्व और उनकी विशेषताओं के बारे में, साथ में समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं, इन सारी बातों को इसके पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 6वां पार्ट में मिश्रण के बारे में सीखते हैं। देखिए, मिश्रण हमारा जो होता है, इसमें तत्व या यौगिक को आपस में संयुक्त करके, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयुक्त होकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। आपको याद रहे, मिश्रण जो हमारा होता है, इसमें अनुपात निश्चित नहीं होता। हम मिश्रण बनाते समय तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में लेकर के हम उनको आपस में बना सकते हैं। अतः हमारा जो ये मिश्रण होता है, ये मिश्रण हमारा 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अर्थात मिश्रण एक प्रकार का आपका अशुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि मिश्रण के जितने भी कण होंगे, उसमें सभी कणों का जो संरचना होता है, अर्थात सभी कणों का जो गुण होता है, वह अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य है, उसमें जितने भी कण हैं, सभी कण अलग अलग तरीके से अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। मिश्रण एक आपका अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण के बनने में अवयव जो तत्व या यौगिक होते हैं, वो परस्पर रासायनिक क्रिया नहीं करते, जिससे इसमें इनके अवयव के गुणधर्म सदैव विद्यमान रहते हैं। चूँकि इसके पहले आपने यौगिक पढ़ा, तो जो यौगिक होते हैं, यौगिक के जो कण होते हैं, वो आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया कर लेते हैं, जिससे उनके गुणधर्म उपस्थित नहीं रहते। जबकि मिश्रण में जो इनके अवयव कण होते हैं, वे आपस में रासायनिक संयोग नहीं करते, जिससे इनके गुणधर्म, इनके पदार्थों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। और मिश्रण से उन्हें हम सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अर्थात हमारा जो मिश्रण होता है, इसे हम लोग अलग कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति, या आप कह सकते हैं किसी यांत्रिकी विधि से हम लोग मिश्रण के अवयव को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे ठोस का मिश्रण में ले लीजिए, सीमेंट, बारूद, पीतल है।
ठोस द्रव का मिश्रण ले लिया जाए, ठोस जैसे चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में विलयन, ये सब के सब ठोस द्रव विलयन है। ऐसे द्रव द्रव का मिश्रण हो गया। तो द्रव का द्रव में मिश्रण, जैसे आप दूध का जल में मिश्रण, एल्कोहल का जल में मिश्रण, ये द्रव द्रव का हो गया। द्रव गैस का भी मिश्रण होता है, जैसे सोडा वाटर है, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं। फिर द्रव गैस का हो गया। ठोस गैस का है, जैसे धुआं, इसमें कार्बन के कण वायु में घुले रहते हैं। इस तरीके से ठोस द्रव गैस के तीनों हैं, जैसे कोका कोला, लेमोनेड, ये सब के सब ठोस द्रव गैस तीनों के मिश्रण हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रहे, जो हमारा मिश्रण होता है ये अनेक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें उस अवयव के गुणधर्म का गुण हमेशा नहीं रहता। अगला आपका पॉइंट रहा मिश्रण की कुछ विशेषताएं हैं। मिश्रण की पहली विशेषताएं हैं आपका विषमांगता, अर्थात मिश्रण अधिकांश विषमांग द्रव होते हैं। दूसरा है अनिश्चित गुण। विसरण के जो गुण होते हैं अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। और पृथक्करण, अर्थात इनके अवयव को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। रासायनिक बंध, मिश्रण में उपस्थित अवयव कोई नया रासायनिक बंध नहीं बनाता। अब मिश्रण के प्रकार हम आपको बता दें। मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण आपका जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक ही प्रकार के हों उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जिन हम मिश्रण के अवयव को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अवयव की सीमाओं को पृथक रूप से कभी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके अवयव उसमें पूरी तरह से घुल जाएंगे और घुलने के पश्चात हम इनके अवयव को अलग नहीं कर पाएंगे। इसके सभी भागों में इनका जो संगठन होता है वो सबके सब समान होते हैं। तो ये आपका समांगी मिश्रण रहा। दूसरा इसका भाग रहा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनकी संरचना एक जैसी नहीं होती, इनके अवयव के बीच पृथक्करण सीमा अस्पष्ट दिखाई देती है। जैसे रेत बालू का मिश्रण ले लीजिए, पेट्रोल जल का मिश्रण ले लीजिए, और मिश्र धातुओं का मिश्रण ले लीजिए। ये सब के सब जो आपके लगभग होते हैं ये विषमांगी मिश्रण आपके होते हैं। विषमांगी मिश्रण के अवयव को हम आसानी से इनके अवयव को पृथक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रचना एक जैसी नहीं होती। इनके विभिन्न अवयव के बीच पृथक्करण की जो सीमा होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे आप जल और रेत बालू का मिश्रण ले लीजिए, चूँकि बालू को हम पानी से अलग कर सकते हैं, अतः यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पेट्रोल पानी का मिश्रण हो गया, पेट्रोल पानी का भी मिश्रण आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब आप जानते हैं द्रव्य के 3 प्रकार तत्व यौगिक मिश्रण को एक इसमें ग्राफ के जरिए हम लोग इस समझ भी सकते हैं। चूँकि आपका जानते हैं द्रव्य 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ 2 होते हैं, तत्व और यौगिक। मिश्रण 2 होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो ये आपका रहा समांगी और विषमांगी मिश्रण। हम आपको बता दें कि जो समांगी मिश्रण होता है
वह भी एक प्रकार का द्रव होता है, विलयन होता है। तो विलयन क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है और यह दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से प्राप्त होता है। अर्थात यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो हमारा समांगी मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन हमारा एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि विलयन में आप जिस पदार्थ को विलय करोगे उनके कण विलयन में जाकर के पूरी तरह से घुल जाएंगे और सभी भाग अर्थात उस विलयन के सभी कणों के जो उनके गुणधर्म होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। आपको ध्यान रहे, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उनके सभी कणों के गुणधर्म के समान होते हैं। विलयन के प्रत्येक भाग की संरचना समान होती है, अर्थात एक जैसी होती हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलय के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम शरबत लेते हैं तो शरबत हमारा एक विलयन है और इसमें हमारा जो पानी होता है वह विलायक है और जो चीनी हमारा होता है वो विलय है, क्योंकि आपका जो चीनी का मात्रा होगा वो कम होगा और पानी की मात्रा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वो है विलायक और जिसकी मात्रा कम होगा उसे विलय जानेंगे। आपको ध्यान रहे, जो पदार्थ घोला जाता है उसे हम लोग विलय और जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो विलयन और आपका विलायक निकल हुआ। एक आपका और पॉइंट रहा, बहुत ज़्यादा ये परीक्षा में आपसे पूछता रहता है, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो आइए, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है हम इन्हें पॉइंट पॉइंट के ज़रिए समझते हैं। तो पहले हम यौगिक के बारे में बता रहे हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, जबकि आपका मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर हम मिला दें तो हमारा मिश्रण तैयार हो जाता है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का ये किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाया हुआ अशुद्ध पदार्थ होता है। दूसरा पॉइंट रहा, यौगिक एक समांगी मिश्रण होता है। यौगिक एक समांग होता है, जबकि आपका जो मिश्रण होता है यह विषमांग होता है। यौगिक के गुणधर्म उनके अवयव के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण के गुणधर्म उनके अवयव के गुणधर्म ही होते हैं। अर्थात मिश्रण का गुण उनके जो भी अवयव का गुण होगा उसी तरीके से उस मिश्रण का भी गुण निर्धारित किया जाएगा। यौगिक के अवयव को भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि से पृथक अर्थात
अलग किया जा सकता है। यौगिक बनने में ऊर्जा होता है, जबकि मिश्रण के बनने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। यौगिक के भौतिक स्थिरांक जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि हमेशा निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक हो, उसके गलनांक, उसके क्वथनांक, उसके हिमांक, ये सब के सब निश्चित होते हैं। जबकि आपका जो मिश्रण होता है, इसके गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि निश्चित नहीं होते, क्योंकि इनके जो गुणधर्म होंगे इनके अवयव के गुणधर्म पर निर्भर करेंगे। तो अवयव का गुणधर्म, चूँकि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक के अवयव के गुण होते हैं, इसलिए इनके अवयव के गुणधर्म समान नहीं होंगे और इनके गलनांक, क्वथनांक समान नहीं होंगे। यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, जबकि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। तो ये आपका हमने 5-6 पॉइंट यौगिक और मिश्रण में अंतर को स्पष्ट किया, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा यौगिक और मिश्रण में अंतर समाप्त हुआ, आपको समझ में भी आया होगा, हमें विश्वास है। अब हमारा एक नया टॉपिक अब शुरू हो जाता है, रसायन की भाषा। रसायन की भाषा क्या है, इसको हम लोग सीखते हैं और हम लोग इसमें जानते हैं कि रसायन की भाषा क्या होती है। हमारा जो रसायन की भाषा है, इसमें हमारा एक हेडिंग है, प्रतीक अर्थात सिंबल। किसी भी तत्व का हमारा जो सिंबल होता है वो क्या होता है, अर्थात सिंबल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सिंबल होता है, चूँकि तत्वों के नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो संक्षिप्त रूप होते हैं, उसी को हम लोग प्रतीक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी का नाम महेश चंद्र है तो उसे MC से लिखते हैं, मतलब उसे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। जैसे किसी का नाम राकेश पांडे है तो RP लिख देते हैं, वो उनका संक्षिप्त रूप हो जाता है। उसी तरीके से जितने भी तत्व होते हैं, तत्वों के नाम को सूक्ष्मतम रूप लिखने की जो तरीका होती है, उसी को हम लोग संकेत या प्रतीक कहते हैं। चूँकि अब तक 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है, जिसमें से 92 से अधिक तत्व लगभग प्रकृति में उपस्थित होते हैं। रसायन विज्ञान में ज्ञात इन सभी तत्वों के नामकरण का कोई आधार नहीं है। विभिन्न तत्वों के आविष्कारों में अपनी भाषा में प्रत्येक तत्वों के नाम रखे गए हैं। तत्वों के नाम बहुत बड़े होते हैं, इनके लिखने में बहुत समय लगता है और असुविधा होती है। तो इससे बचने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख करने में उनका पूरा नाम लिखना या बताना समय को नष्ट करना होता है। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा हमें तत्वों के नाम को संक्षिप्त रूप में लिखने और उससे हमें याद करने में लाभदायक होगा। इसलिए केमिस्ट अर्थात रासायनिज्ञों के द्वारा तत्वों के नाम को संक्षिप्त रूप में लिखा गया, जिससे हम उनको आसानी तरीके से याद कर ले। अतः तत्व के पूरे नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त रूप को हम लोग प्रतीक कहते हैं, जिससे तत्व के एक परमाणु का बोध होता है। सन 1800 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया भी था कि जो हमारे परमाणु होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और यही छोटे छोटे जो कण होते हैं पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो बहुत समय पहले
जब लोग इतने शिक्षित नहीं थे तो प्रतीकों का जो प्राचीन प्रणाली है, लगभग 15वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न तत्वों के लिए अलग अलग प्रतीक बनाए थे। पुराने समय के जो हमारे कीमियाकार थे, ये सब ग्रह तथा नक्षत्र के काल्पनिक चित्रों द्वारा तत्वों के प्रतीकों का निरूपण किया। उनका मानना था कि तत्वों के नाम को हम लोग अपने प्रतीक से उन्हें याद कर लें। तो कीमियाकार लोगों ने जो हमारे ग्रह नक्षत्र थे, इनको काल्पनिक चित्र मान करके उन तत्वों के प्रतीक को याद करते थे। जैसे सोने को सूर्य से, सूर्य जो होता था, चांदी को चंद्रमा से, लोहे को शनि ग्रह से आदि इसी प्रकार अन्य तत्वों को भी प्रदर्शित करते थे। जैसा कि आपको दिखा गया है, यह आपका तांबा का प्रतीक है, यह आपका सोना का है, ये जल का है, त्रिभुजाकार आकृति में दिखाया गया है। उसके बाद पारा रहा, लोहा रहा। इस तरीके से कीमिया का लोग ऐसे सिंबल को प्रतीक करते थे। लेकिन इससे जब थोड़ा समय बीता, जब लोगों में जागरूकता आई, तो क्या हुआ, इससे तत्वों के नाम से किसी भी तत्व के क्या गुण होंगे, क्या संरचना होंगे, उनके गुणधर्म क्या होंगे, इससे कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो वैज्ञानिकों के द्वारा इस दिए हुए प्राचीन जो तत्वों के नाम थे, इसको विखंडित कर दिया गया और विखंडित करके तत्वों के नए नाम को, अर्थात आधुनिक जो प्रणाली थी, तत्वों के आधुनिक प्रणाली को विकसित किया गया, जिसमें बर्जेलियस ने तत्वों के संक्षिप्त रूप में अपना आधुनिक विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि तत्वों के प्रतीक को हम उनके अंग्रेजी के छोटे अक्षरों, अंग्रेजी के पहले अक्षर से प्रदर्शित करें, जिससे वह तत्व का नाम हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पहले अक्षर यच से प्रदर्शित कर दे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पहले अक्षर ओ से। जैसे आपका नाइट्रोजन है तो यन से। हाँ, आपको बता दें 11 तत्व ऐसे हैं जो लैटिक शब्दों से बना है। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का लैटिक नाम नेट्रियम है। उसके बाद आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का लैटिक नाम कैलियम है। जैसे आयरन है, आयरन का लैटिक नाम फेरम है। इस तरीके से 11 तत्व ऐसे हैं जो लैटिक शब्दों से बने हैं। बाकी अन्य सभी तत्वों के जो उनके नाम हैं, वे उनके अंग्रेजी के अक्षरों से मिलकर के बनाए गए हैं। तो आधुनिक विचारों का, आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार था कि तत्वों के नाम को उनके अंग्रेजी वर्णमाला से प्रदर्शित किया जाए, जिससे हमें उनको याद करने में और उनके गुणधर्मों को अध्ययन करने में आसानी होगी और सरलता होगी, और उनके गुणधर्म, उनकी बनावट आदि के बारे में अच्छे से हमें जानकारी प्राप्त होगी और हमें उनकी पूरी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से हम कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिए। ये आपका जिम्मेदारी है। अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने समय को लॉस न करें। और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।